हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने 2 सेट का वीडियो बना दिया है। अच्छा, इससे पहले थोड़ा सा मिस अंडरस्टैंडिंग के कारण से आपको वो मॉडल सेट थर्ड का सॉल्यूशन था ना, हमने सेट नहीं देखा था कि कौन सा सेट है। क्वेश्चन को हमने रखा था तो थर्ड वाला था। बाकी ये जो वीडियो है वो आपका सेकेंड मॉडल सेट का है ना। तो इसमें हम लोग मतलब ये जो आपका है इसमें है ना, क्या बोल सकते हैं, ये आपका सेट नंबर 2 है ना। ऐसे जो पहले जो किया था है ना, उसमें आपको हालांकि इसको रीनेम कर दिए हम है ना, थंबनेल भी चेंज हो चुका है। उसके वीडियो में आपको सेट 2 मिलेगा, लेकिन एक्चुअल में वो सेट 3 था ना। ये आपका सेट 2है। हालांकि सेट 1 सेट 2 सेट 3 से कोई मायने नहीं रहता, आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना चाहिए क्या क्वेश्चन है, सो तो बस करने का मतलब है। चलो जी, ठीक है, सॉरी। तो करते हैं इसको हम लोग, बनाते हैं क्या होगा सेट 2 के सारे क्वेश्चंस का आंसर है ना, वेल एक्सप्लेनेशन के साथ है ना। बहुत देखिए, आप हम तो बोलेंगे, रिकमेंड करेंगे कि आप ऐसो है ना, कहीं पे वीडियो देखते हैं तो बहुत सारे वीडियो मैंने भी देखा, इसमें बहुत गलत गलत बताया गया है बच्चों को। कुछ भी चीज़ बता दिया गया आंसर लाने के लिए, वैसा नहीं है ना। सबका एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन और प्रॉपर रीजन होता है किसी भी सॉल्यूशन का ऐसे। तो हम लोग करते हैं स्टार्ट है ना, इस वाले को है ना। तो हाँ, तो अवेयर रहिएगा है ना, किसी का भी वीडियो ना देखे है ना, वो एक ऑथोराइज वाला ही देखे मेरे माने तो, क्योंकि या तो कहीं भी अगर आपको लगे, अगर मेरे वीडियो से अलग लगे तो हमसे जरूर कंसल्ट कर ले कि सही है, मे भी उनका सही हो मेरा गलत हो सकते, ताकि या तो कुछ भी हो सकता है, इस कारण से आप जरूर कंफर्म कर ले, नहीं तो दिक्कत हो सकता है आपको। तो चलिए ये सब खैर बकवास बातें छोड़ के स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है क्या, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO2। ये तो एकदम बहुत आसान है कि SO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। सो क्या है, सल्फर है, 2 ऑक्सीजन है, तो सल्फर का कितना होता है 32, ऑक्सीजन का कितना होता है 2 मल्टीप्लाइड बाय 16 है ना। इसको तो इतना बार निकाले है ना, 32 2 2 4 और 6 6 64। अब कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। चलिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन। बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले ना, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन को हम ऐसे छापते हैं जनरली है ना, अगर एक स्पष्ट बनाना तो। लेकिन फॉर्मूला का बात करेंगे, इसमें 6 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6, और ईच कार्बन हैव 1 हाइड्रोजन, सो दैट्स व्हाई 6 कार्बन कंटेन 6 हाइड्रोजन, सो फॉर्मूला विल बी अवर C6H6। क्या बनेगा हमारा फॉर्मूला, C6 और H6 बन जाएगा फॉर्मूला। हमसे इसका फॉर्मूला नहीं, हमसे पूछा गया है इंपेरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, दैट मींस जो एटम्स हैं उसमें एटम में अगर कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है, कोई कॉमन नंबर है, उसको आप है ना कॉमन निकाल के उसके बाद जो बचेगा है ना, उसको सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जो बनेगा उसे क्या बोलते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो यहाँ 6 है, यहाँ पे 6 है, तो 6 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा, H पे भी 1 बचेगा, तो 6 कॉमन, तो क्या बचेगा बस CH। तो जो CH जो होगा वही क्या होगा इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो कहीं है क्या CH, हाँ जी हाँ, C नंबर में है CH, तो ये क्या होगा आपका मेरा है ना, सही होगा आंसर एम्पिरिकल फॉर्मूला। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड, द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट NTP इज। बात के साथ क्या है NTP का है ना। NTP मतलब क्या होता है, नॉर्मल, छोड़ दो खाने छोड़ दो, और दिखाने दो ना, नॉर्मल है ना, टेम्परेचर एंड प्रेशर ऐसे। देखिए नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर NTP में अगर देखिए टेम्परेचर कितना होता है 20 डिग्री सेल्सियस, आपका प्रेशर कितना होता है 1 atm ऐसे होता है। तो बोल रहा है कि अगर NTP पे है तो कितना उसका है ना वॉल्यूम होगा 1 मोल, मतलब 1 मोल है मतलब N का वैल्यू 1 मोल हो गया ऐसे, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है PV इक्वल टू NRT। हमसे भी पूछ रहा है तो V इक्वल टू क्या होगा NRT अपॉन में P है ना। तो N का वैल्यू 1, R का वैल्यू तो 0.0821 है ना, अगर लीटर में बुलाना है तो अपॉन में P का वैल्यू 1 होगा, और इसका कितना होगा, इसमें 273 जोड़ दीजिए, 273 प्लस 20 क्या होगा 293, 293 कैसे होता है बोले, तो यहाँ से आएगा आपको लगभग 24 पॉइंट ऐसे समथिंग आता है, 24 पॉइंट ऐसे 04 ऐसे करके लीटर आएगा, याद देख लीजिएगा, तो कैलकुलेट करना ऐसे। तो यहाँ पे कहीं भी 24.2 लीटर का नहीं, तो अब आंसर क्या होगा नन ऑफ दिस। अब इसका आंसर कितना होगा 24.04, तभी यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे क्या है नन ऑफ दिस, तो यहाँ पर क्या होगा आपका ये D नंबर ऐसे, तो यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं। अच्छा बहुत
प्लेस में या तो बहुत सारे स्टेट में हम देखें कि बी को कोई टिक मारे होता है, बहुत जगह प्लेस में बी को नहीं मार सकते। अगर नन ऑफ दीज यहाँ पे गिवन है तो हमेशा आपको नन ऑफ दीज मानना है ना, क्योंकि यहाँ एनटीपी लिखा हुआ है और जान का आपको नन ऑफ दीज दिया गया ऑप्शन है ना। ऐसे 22.4 कब होता है, जब वहाँ पे हमारा एसटीपी का बात करें, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर का, है ना। और स्टैंडर्ड टेम्परेचर में प्रेशर आपका 0 डिग्री सेल्सियस माना जाता है, 273 केल्विन, जबकि एनटीपी में आपका 20 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब 293 केल्विन। तो कैसे होता है, तो अगर ऑप्शन में नन है तो आपका आंसर यहाँ पे डी होगा। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपका क्वेश्चन में नन ना देखे, आप कुछ अगर अलग ऑप्शन दे दो और वहाँ 24.04 रहे ना, तो उस वक्त आपको 22.4 मानना है। लेकिन हालांकि उस वक्त आप जान लीजिएगा उसका आंसर सबको मिल जाएगा, वो क्वेश्चन इनवैलिड करा जाएगा। लेकिन अगर यहाँ नन ऑप्शन है तो ऑलवेज यू हैव टू टिक इन नन, है ना, नॉट इन 22.4 लीटर। ऑलवेज कीप इन माइंड बिकॉज द क्वेश्चन आस्क्ड इन एनटीपी नॉट इन एसटीपी। ओके, तो हमेशा ध्यान रखिए इस बात का। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। क्या बोला गया, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन है। ये तो बस तो ये बेस क्वेश्चन, नंबर ऑफ मोल्स को अगर, है ना, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में क्या मैंने वॉल्यूम इन लीटर क्या बोलते हैं इसको हम लोग, मोलारिटी। ये तो डेफिनेशन था मोलारिटी का, नंबर ऑफ मोल्स, है ना, जो आपने पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलारिटी। तो क्या होगा इसका आंसर आपका मोलारिटी। अरे ये तो सेम क्वेश्चन आ गया। 5th नंबर, which of the following does not change with change is temperature। ओके हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन। देखो देखो चार्ज होता है नॉर्मलिटी, मोलारिटी, नॉर्मलिटी, फिर आपका होता है मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन। देखिए इनमें से ये दोनों क्या होते हैं, आपके टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होते हैं। मैंने टेम्परेचर को चेंज कीजिएगा तो इन लोग चेंज होगा, जबकि मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन, है ना, ये टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होते हैं। मतलब कि आप, है ना, कुछ भी कर दीजिए टेम्परेचर में, बढ़ा दीजिए घटा दीजिए, इंडिपेंडेंट है ना, इससे कोई मतलब इसको नहीं। क्यों नहीं बताइए, देखिए टेम्परेचर का असर सीधा सीधा देखा जाता है वॉल्यूम में, है ना, क्योंकि अगर किसी को टेम्परेचर हाई कीजिएगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा गैस के माध्यम से, गैस बन के। टेम्परेचर लो कीजिएगा तो फ्रीज हो गया, इसका वॉल्यूम घट सकता है, ऐसे करके, है ना, मॉलिक्यूल क्लोज आ सकते हैं। देखिए तो जिस भी इक्वेशन में अगर वॉल्यूम वाला इक्वेशन आ रहा है या वॉल्यूम एज अ फैक्टर है, उसे कैलकुलेशन में तो समझ जाइएगा उसमें असर दिखेगा उस टेम्परेचर का। लेकिन अगर इसमें वॉल्यूम है ही नहीं तो उसमें कहाँ से आएगा। जैसे मोलारिटी वाला ए नंबर है, मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ऐसे कहा सकते हैं नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम आ गया, मतलब ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। अच्छा, नॉर्मलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इसमें भी वॉल्यूम आ गया, इसमें भी नहीं आ सकता। लेकिन जो आपका मोलालिटी होता है, मोलालिटी तो क्या होता है, द नंबर ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर, है ना, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। देखिए इसमें क्या कभी आपको, है ना, क्या कोई वॉल्यूम का बात हो रहा है क्या, नहीं, तो वॉल्यूम का बात नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं करेगा। आप टेम्परेचर बढ़ा दीजिए घटा दीजिए, मोलालिटी of that solution remains constant, doesn't affect or doesn't change as you change the temperature। सही है। ऐसे सिमिलरली अगर आपका मोल फ्रैक्शन में भी क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर टोटल नंबर, या तो सॉल्वेंट का, है ना, सॉल्वेंट डिजॉल्व टोटल नंबर, इसमें भी कुछ तरह का वॉल्यूम नहीं है। तो ये दोनों कहीं भी रहेंगे, मोलारिटी या मोल फ्रैक्शन, ये दोनों क्या है, टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट है। तो ये आपसे सवाल पूछा गया है कि विच डज नॉट चेंजेस विद चेंजेस टेम्परेचर, कौन है जो चेंज करने से चेंज नहीं होगा, तो कौन है आपका वो मोलालिटी। 6 नंबर बोल रहा है द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट वुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न इनटू एयर। बोल रहा है जब अगर कार्बन को हम, है ना, ऐसा क्वेश्चन तो हम करवाए क्लास में बहुत ज्यादा, है ना, ये तो बहुत आसान से दे दिया है कि 1 मोल ऑफ कार्बन है, मतलब कार्बन आपका 1 मोल है, यहाँ पे 1 है, उसको बर्न क्या गया एयर में। एयर कहने का मतलब क्या हो गया, हालांकि एयर बोलता नहीं, खाली बर्न बोलता, तभी आपको पूछने था हवा। तो इससे क्या बनता है आपका CO2, ठीक है। तो बोल रहा है कि अगर 1 मोल कार्बन है तो CO2 जो बनेगा वो कितना ग्राम बनेगा, सवाल, ठीक है। पहले देखिए इस इक्वेशन को लिखेंगे, कार्बन प्लस O2 गिविंग क्या, CO2, ठीक है। अच्छा देखिए ये हमको बोला कार्बन 1 मोल, तो देखिए बैलेंस ऐसे है, तो मैंने अगर 1 मोल कार्बन है तो इसमें क्या बनेगा, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कि हमारा जो CO2 का प्रोडक्शन होगा कितना होगा, 1 मोल, क्योंकि 1 मोल कार्बन से 1 बनेगा। हमसे बोला है कि अगर 2 मोल तो 2 मोल बनता, 3 मोल तो 3 मोल, मैंने CO2 कितना बनने वाला है, 1 मोल। हमसे क्या पूछा है, वेट, उसका अमाउंट पूछा है ग्राम में कितना होगा सर, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वेट बाय मोलर मास, है ना। तो हमसे वेट कैसे निकलेगा, वेट इक्वल क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। अच्छा नंबर ऑफ मोल्स कितना CO2 का 1, मोलर मास कितना होगा
कार्बन का कितना होगा 12, उसका 32, 44, तो 44 है ना, तो कितना होगा बताओ 44 ग्राम। तो 44 ग्राम है क्या, बिल्कुल सी नंबर जो ऑप्शन होगा इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा कि अगर 1 मोल कार्बन को कभी भी आप बर्न करते हैं तो उसे 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। सो चलिए नेक्स्ट होगा 2 नंबर, ये तो आप इतना बार लिखेंगे खुद याद होगा 6.02 × 10⁻23 है ना, इसको कोई बताने वाली चीज़ नहीं। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है ना, कि सोडियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिवाइस सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कितना है 11, तो 1s2 2s2 2p6 10 हो गया, और 3s1 कहाँ है 3s1 भाई 1s2 ए नंबर ऑप्शन है ना, ये सही है। ये सब खूब आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई समझाने की जरूरत नहीं है। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द ऑर्बिटल एंड क्वांटम नंबर है ना n इक्वल टू मिलियन, मतलब कि अगर किसी मतलब कि अगर n इक्वल टू मतलब उसका अगर n इक्वल टू 3 दिया हुआ है और l इक्वल टू 2, तो कौन सा ऑर्बिटल हो सकता है बताना है। ठीक है, n इक्वल टू 3 का मतलब थर्ड सेल का बात हो रहा है, थर्ड सेल का बात हो रहा है, और l इक्वल टू 2 है। देखिए l का वैल्यू 0 तो वो s बताता है ना, अगर l का वैल्यू 1 तो वो p बताता है, l का वैल्यू 2 तो वो d बताता है, यहाँ पे 2 है तो मतलब d है, तो यहाँ पे बात किया जा रहा है किसका 3d का, 3d कहाँ है सी नंबर ऑप्शन, तो जो सी होगा वो क्या होगा करेक्ट आंसर। 10 नंबर, which atom is indicated by the configuration helium 2s1, एक मैंने इलेक्ट्रॉनिक में से बहुत ज्यादा सवाल है कि हीलियम है ना और 2s1 किसका है, कौन सा एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हीलियम का कितना एटॉमिक नंबर 2, यहाँ पे 2 हो गया, और यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है 1, तो प्लस 1 तो 2 और कितना हो गया 3, मैंने कोई ऐसा एटम जिसके पास कितना है टोटल 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन किसमें होंगे जिसमें 3 प्रोटॉन होगा, तो लिथियम है ना, तो आपका लिथियम जो होगा इसमें ही 3 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितना 4 इलेक्ट्रॉन, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, हमें 3 इलेक्ट्रॉन का बात है, इसका आंसर 10 का आंसर होगा बी नंबर। 11, चलिए मैथ को थोड़ा सामने कर लेते हैं ताकि आपको आवाज दिक्कत ना है। हाँ 11 नंबर का बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोवेस्ट एनर्जी सबसेल, कि यहाँ पे आपको सबसेल दिया गया है उसमें से सबसे लोवेस्ट एनर्जी सबसेल कौन है सो बताना आपको। ठीक है, देखिए किसी भी सबसेल का है ना हम जो एनर्जी निकालते हैं है ना, हालांकि ये क्वेश्चन तो क्या ही बताया छोड़ो, सबसेल का एनर्जी हम लोग जो कभी डिसाइड करते कैसे करते हैं n+l से, कि जिसका n+l का वैल्यू ज्यादा होगा वो क्या कहलाएगा आपका, मतलब लोअर ज्यादा होगा तो ज्यादा एनर्जी, कम है तो लेस एनर्जी, तो और एन और एल का वैल्यू निकालते हैं, तो ए में क्या आपका 3d, जिसका एन का वैल्यू कितना होगा जो 3 लिखा हुआ है 3, और डी के लिए 2, इसका एनर्जी कितना होगा 5, डी का बात करेंगे तो 4s है, तो 4 + s का वैल्यू 0 तो इक्वल टू 4 हो जाएगा, सी का बात करेंगे तो 4p का 4 + l का वैल्यू 1 तो उसके लिए 5 हो जाएगा, और 5s के लिए है ना उसके लिए क्या होगा 5 + 0 = 5। देखिए तो सबसे लोवेस्ट कौन है आपका 4s वाला, तो सबसे लोवेस्ट एनर्जी कौन है आपका 4s, बी नंबर ऑप्शन। 11 हो गया, उसके बाद 12 क्या है, हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन मैग्नीशियम, ये तो मतलब क्या है 10th का बच्चा बनाता है, प्रोटॉन मतलब जितना उसका एटॉमिक नंबर उतना उसका प्रोटॉन, तो 12 होगा। द बोर्स रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, देखिए बोर्स रेडियस, ये कुछ बोर्स रेडियस अलग कुछ नहीं भाई, जो हम आप रेडियस जो निकालते हैं, जो रेडियस निकालने का जो फॉर्मूला है वो एक बोर्स के अनुसार से दिया गया था, और बोर्स का जो स्टडी हुआ है वो कम्प्लीटली ऑन हाइड्रोजन एटम, दैट्स व्हाई समटाइम्स द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज आल्सो कॉल्ड एज बोर्स रेडियस, है ना, मतलब हाइड्रोजन एटम का जो रेडियस है ना उसको हम लोग बोर्स रेडियस के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन का कंप्लीट स्टडी उस बोर्स ने किया था, तो बोर्स के अनुसार से उसको बोर्स रेडियस बोला जाता है। तो लगेगा अगर हाइड्रोजन एटम का जो बोर्स रेडियस कितना होगा उसको वही आपको रेडियस निकालना, रेडियस निकालने का फॉर्मूला आता है तो 0.529 n का स्क्वायर अपॉन में z इन एंगस्ट्रॉम। अच्छा फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट का आने का मतलब फर्स्ट ऑर्बिट बोला जा रहा है क्वेश्चन में, इसका मतलब कि यहाँ इलेक्ट्रॉन आपका है सब फर्स्ट ऑर्बिट में घुमा जा रहा है, मतलब n का वैल्यू 1 होगा, 0.529 × 1 का स्क्वायर। अब सिंस यहाँ पे एटम कौन है हाइड्रोजन, कितना है जेड का बताता है एटॉमिक नंबर, इस बेसिक पे हम लोग क्वेश्चन भी किए हैं मतलब थर्ड में, तो 1 हो गया तो 1 ई 1 तो कुछ है कट अच्छा काट लिए तो क्या हो गया कुछ करने को है कुछ नहीं, तो क्या बचेगा 0.529 और एंगस और इसी को हम लोग ना रेडियस ऑफ हाइड्रोजन और समटाइम बोर्स रेडियस भी बोला जाता है, याद रखिएगा है ना, याद कर रखना है, मतलब कि देखो बोर्स रेडियस इज नथिंग बट है ना
रेडियस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का रेडियस को हम लोग बोर्स रेडियस मानते हैं, ऐसा बोला जाता है। चलिए तो क्या होगा इसका आंसर? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव हैविंग फ्रीक्वेंसी 3 मेगाहर्ट्ज वुड बी। ओके, हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन करते हैं इसका। क्या गिवन है कि हमारे पास एक है फ्रीक्वेंसी गिवन है न्यू, कितना जाएगा 3 मेगा हर्ट्ज। ऐसे काम करते हैं, मेगा को कंप्लीट करते हैं, चेंज करते हैं तो 3 इंटू 10 का पावर 6 जाएगा। और हर्ट्ज, अच्छा हर्ट्ज को हम चाहेंगे तो 3 इंटू 10 का पावर 6 पर सेकेंड भी लिख सकते हैं, कि पर सेकेंड जो होता है 1/सेकेंड इज नथिंग बट हर्ट्ज। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हर्ट्ज बोलते हैं, सेम चीज होगी। तो ये हमको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, बोला अगर इतना फ्रीक्वेंसी का अगर रेडियो फ्रीक्वेंसी है ना, तो उसका वेवलेंथ क्या होगा। सो तो हम लोग रिलेशन क्या जानते हैं कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कि फ्रीक्वेंसी इज क्या होता है, लेमडा बटा सी बटा लेमडा। ऐसे यूनिवर्सल प्रोपोर्शन होते हैं दोनों, जस्ट है ना। इसके बारे में पूरा किया गया है क्लास में। तो हमसे पूछ रहा है लेवल, तो लेमडा इक्वल टू क्या होगा, सी अपॉन में न्यू। अब सबका वैल्यू पुट कर देना है। सी इज क्या है, आपका स्पीड ऑफ लाइट, जो कि कांस्टेंट होता है, स्पीड ऑफ लाइट है ये, है ना। और ये क्या आपका फ्रीक्वेंसी है ना, 3 तो हमसे न्यू पूछा गया लेमडा, तो लेमडा क्या होगा 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड, है ना, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी कितना है 3 इंटू 10 का पावर 6 क्या है पर सेकेंड। 3 से 3 कैंसल, पर सेकेंड कैंसल, तो बचा क्या 10 का पावर 8, नीचे में 10 का पावर 6, तो 6 से 6 का जगह कितना जगह 2 बचेगा, तो 10 का पावर 2 और क्या बचा यहाँ पे मीटर। मीटर तो इसको कहा सकते हैं 100 मीटर। तो कितना फ्रीक्वेंसी होगा, 100 मीटर का फ्रीक्वेंसी होगा ना, फ्रीक्वेंसी सॉरी वेवलेंथ कितना होगा 100 मीटर का। तो कहीं है क्या, हाँ बिल्कुल है, ए नंबर ऑप्शन का होगा सही आंसर होगा। चलिए 15 नंबर, which of the following ion will have largest size। इसके पास सबसे बड़ा साइज होगा। सो देखिए यहाँ जब इस बात जानी चाहिए, कभी भी अगर सेम पीरियड का बात हो, है ना, सेम पीरियड का बात हो, है ना, तो उसमें से एक नेगेटिव का जो साइज होता है, एक नेगेटिव का साइज होता है, वो ऑलवेज बड़ा होता है किसी भी एक पॉजिटिव का साइज। हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा, हाँ सेम पीरियड हो, या तो अगर सेम पीरियड का नहीं माना तो मैंने सेम पीरियड ना हो, या तो जनरली भी बोल सकते हैं लोग, है ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जनरली, हालांकि ऐसा नहीं कि सबका सब, कुछ कुछ एक्सेप्शन होते से बहुत बड़ा नीचे का चला गया सेवंथ ग्रुप का, तो बात का बात है। लेकिन अगर एक दो पीरियड का फासला है, जैसे थर्ड सेल का, सेकंड सेल का, फोर्थ सेल का, तो ऐसे में आपका नेगेटिव का साइज हमेशा बड़ा होता है किसी पॉजिटिव से, है ना, एक बात करिए। और जितना लार्ज नंबर है, मोर नंबर ऑफ नेगेटिव, जितना जिसपे जितना नेगेटिव होगा, मोर नंबर ऑफ नेगेटिव, है ना, उतना ही उसका साइज भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। ऐसे तो इस ऑप्शन में अगर देखिए तो मैक्सिमम पर 2 पॉजिटिव, ये तो हो ही नहीं सकता पॉजिटिव वाले साइज बड़ा हो जाता है। अब नेगेटिव वाला होगा या तो ऑप्शन पे या तो फ्लोरीन पे। और देखिए दोनों ऑप्शन पर 2 माइनस है, फ्लोरीन पर 1 माइनस है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन पर 2 माइनस है, इसी कारण से ऑक्सीजन कहीं से अच्छा होगा आपका, सबसे ज्यादा होगा, ना कि फ्लोरीन का, इसमें ज्यादा नेगेटिव है। जिसके पास ज्यादा नेगेटिव, दैट्स विल बी, है ना, लार्जर साइज, मैं उसके पास होगा आपका बड़ा साइज देखने को मिलेगा, दैट विल हैव लार्जर साइज। चलिए 16 में क्वेश्चन, which group of element is commonly known as halogens। ये हाइड्रोजन आप तो पढ़ते आ रहे, ग्रुप 17 वाला है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या कहते हैं, उसको हाइड्रोजन बोलते हैं। और सब के सब कहाँ पे हैं, ग्रुप 17 के एलिमेंट है, जस्ट 18 से जस्ट पहले वाला, है ना, ऐसा बोलते हैं। तो इसमें तो बी नंबर होगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्यों नहीं हो रहा, हाँ 17 नंबर क्वेश्चन, which of the following configuration has highest ionization energy। अच्छा आप एक चीज देख रहे होंगे कि हर एक मॉडल सेट में आयनाइजेशन एनर्जी से क्वेश्चन है ही है। ये देखिए क्या बोल रहा है कि इसमें सबका कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें से सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसका होगा, हाईएस्ट बोला गया है, हाई, हमसे क्या पूछा गया, हाईएस्ट, है ना, आयनाइजेशन एनर्जी। देखिए आयनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट का मतलब क्या हुआ कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकालने में हमें सबसे ज्यादा एनर्जी का जरूरी पड़ेगा। ऐसे देखिए यहाँ भी ऐसा एनपी है, एनपी मतलब यहाँ पे कोई सेल का नहीं है, सब सेम सेल का है, बस अंदर क्या है, कोई पी पे 2 है, पी पे 6 है, कोई पी पे 3 है, कोई पी पे 1। देखिए जो P3 है,
है ना, वो P3 का मतलब क्या हो गया, उसमें हाफ फील्ड है। आपको पता है कि हाफ फील्ड होने के कारण से वो अस्टेबिलिटी होता है कि कोई भी ऑर्बिटल अगर वो सबसे अगर हाफ फील्ड है या फुल फील्ड है तो उनको कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलता है। सो है ना, ये हाफ फील्ड होने के कारण से है ना, हैविंग मोर स्टेबिलिटी, हैविंग है ना मोर स्टेबिलिटी, इसके कारण से क्या होता है, स्टेबिलिटी इसको ज्यादा होता है। सो इससे कभी भी अपना ही हाफ फील्ड को खोना नहीं चाहता है। इसी कारण से अगर आप इससे इलेक्ट्रॉन निकालने जाएंगे तो अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन अगर एक रिमूव हो जाएगा तो इसका हाफ फील्ड खत्म हो जाएगा। इसी कारण से ये कभी होना नहीं चाहेगा, और होना नहीं चाहेगा तो आपको यहाँ पे जबरदस्ती करना पड़ेगा, मतलब कि आपको रिक्वायर्ड है ना मोर, है ना अमाउंट ऑफ एनर्जी, मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव है ना इलेक्ट्रॉन के। अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो आपको वहाँ पे ज्यादा कहीं ना कहीं एनर्जी का जरूरी पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को निकालने में, है ना। और हमसे क्या पूछा, और इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगता है उसका बताऊंगा, अनशन एनर्जी। तो हमसे क्या पूछा, हाईएस्ट अनशन एनर्जी, मतलब कि P3 के पास ही हमें सबसे ज्यादा एनर्जी लगने वाला है अगर वहां से हम इलेक्ट्रॉन निकालना चाहें तब। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। अगर हम 18 का बात करें तो क्या है, एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 35 प्लेस इन विच पीरियोडिक टेबल, मतलब कि कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 35 है, इसको कौन से पीरियड में रखा जाएगा। सो ठीक है, अगर 35 है इसको आप लिखिएगा, है ना, इसका एटॉमिक नंबर लिखिए। तो 1s2 मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 फिर 3s2 3p6 4s2, क्या होगा 3d10 n होगा, फिर क्या होगा 4p 30 हो गया और 4p5, अगर 4p5 अगर 35 बताइए। अच्छा इसमें लिखने में जो सबसे हाईएस्ट, सबसे हाईएस्ट आपका हाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो कितना है 4। तो अगर ये 4 है इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका 4th पीरियड में पाया जाएगा, मतलब बी नंबर क्या होगा आपका सही, क्योंकि किसी भी आइटम का आप अगर को पता करना है कि कौन से वो इसमें क्या पीरियड में है, तो बड़ा सिंपल है कि क्या कीजिए आप उसका है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद देखिए कि इसमें से सबसे हाईएस्ट आपका है ना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन, और जो सबसे हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा वही क्या होता है उसका पीरियड डिसाइड करता है कि जब कौन सा पीरियड में जाएगा, फर्स्ट में, सेकेंड में, कि थर्ड में, कि फोर्थ में, ऐसे। तो जब हम किसी 35 वाले को लिखे तो सबसे 4 पे आया, मैंने 4s वाला फोर्थ वाला नंबर आया सबसे हाईएस्ट में, दैट्स व्हाई दैट विल बी पीरियड ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम व्हिच हैव एटॉमिक नंबर इज 35। मैंने कौन होगा, ब्रोमीन होगा ये, ऐसे हालांकि हमको एटम नहीं पूछा है ना ऐसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बीच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये तो मतलब फ्लोरीन है ना, ये तो फोन करो सीबीआई है ना, इसी का सबसे ज्यादा क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है, 4 के आसपास होता है इसका वैल्यू, है ना ऐसे। चलिए उसके बाद क्या लिखा गया है, हाउ मेनी ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन मॉडर्न पीरियड टेबल, ये भी आप 10th का सवाल है। 18 कितना है 7 पीरियड है, पीरियड 7 है, और ग्रुप कितना है इसका आपका 18। ठीक है 21 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, कहा दिया हुआ है इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सेम कंडीशन एंड प्रेशर एंड टेम्परेचर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज नॉन। बोला गया देखो ये तो लॉ का देखो 3 लॉ था भैया, है ना, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगाड्रो लॉ, है ना, इस तीनों में से एक सवाल फंसना ही पसंद है। ऐसे बोला गया अगर 2 कंटेनर है इसमें इक्वल वॉल्यूम हो, है ना, इक्वल प्रेशर हो, इक्वल टेम्परेचर भी हो, जिसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का होता है सेम होता है, तो इस स्टेटमेंट को कौन बोला था, तो कौन बोला, देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ मोल कभी भी जिक्र करे तो वहाँ एक ही नाम आता है, दैट इज एवोगाड्रो नंबर, है ना ऐसा। तो ये एवोगाड्रो के अनुसार से ये लॉ था कि कोई भी 2 गैस होगा, कौन सा गैस है डजंट मैटर कि किसी में ऑक्सीजन है कि नाइट्रोजन है कि मीथेन है कि इथेन है, कोई मतलब हमको नहीं है ना, कि आपका कौन सा वहाँ गैस प्रेजेंट है डजंट मैटर, है ना। आपको अगर उस 2 कंटेनर का प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर अगर तीनों सेम है ना, अगर वो तीनों सेम है तो समझ जाइए उसमें नंबर ऑफ द मोल भी होगा, दैट विल बी आल्सो, है ना इक्वल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो होगा वो भी क्या होगा हमेशा इक्वल होगा, ऐसे होगा। चलिए 22वां क्वेश्चन है पीवी इक्वल टू एनआरटी इज आइडियल गैस इक्वेशन, देखो ठीक है, जब आइडियल गैस इक्वेशन और प्रेशर और वॉल्यूम में करेक्शन आने लगे तो क्या कहता है वो रियल गैस इक्वेशन। क्या लिखा हुआ है द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट आर डिपेंड्स ऑन, देखिए आर का जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करता है, देखिए आर का जो वैल्यू अलग अलग होता है, जैसे अगर आर होगा एनर्जी में तो 8.314 जूल
पर केल्विन पर मोल पुट करते हैं। अगर उसको टेम्परेचर में करना है, प्रेशर में करना, 0.0821 लीटर एटीएम है ना पर केल्विन पर मोल लिखा जाता है। आर को अगर बार में लिखना है तो 0.083 है ना बारीक है ना पर केल्विन पर मोल ऐसे लिखा जाता है ऐसे। तो आर का जो वैल्यू है ना वो कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं, मतलब कि वो है कांस्टेंट, लेकिन वो उसका कौन सा वैल्यू पुट करना है, मतलब वो डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन किसका बना रहे हैं। मतलब कि वो फॉर्मूला पुट कहाँ किया जा रहा है, किस कहाँ पे हमारा नीड है, उसके अनुसार से अलग अलग वैल्यू हमारा चेंज होता रहता है। तो ये लिखा गया कि द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट आर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस, द टेम्परेचर ऑफ गैस, द प्रेशर ऑफ गैस, या यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ये होगा डी नंबर है ना, कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट, कि आप मेजर क्या कर रहे हैं, एनर्जी कर रहे हैं कि आप प्रेशर कर रहे हैं कि वॉल्यूम कर रहे हैं, मतलब कौन से फॉर्मूला में आप यूज करना चाहते हैं दैट आर को, गैस कांस्टेंट को, है ना, दैट डिसाइड दैट वैल्यू, है ना। तो उस वक्त हम उसका वैल्यू डिसाइड करते हैं कि कौन सा क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा सही। इसी कारण से है ना कि आपका जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, कि आप जो मेजर कर रहे हैं उसका क्या यूनिट है, एटीएम में है कि बारीक में है कि जूल में है, उसके अनुसार से हम आर का वैल्यू डिसाइड करते हैं। इस कारण से इसका डी नंबर होगा सही आंसर। 24. A gas which obey gas laws at all range of temperature and pressure is called ideal gas. ये तो सही, ये तो लग ही रहा है कि वैसा कोई भी गैस जो हर एक कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, जो गैस के लॉ होते हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गाटोज लॉ, अगर सारे के सारे लॉज को अगर वो फॉलो करे, चाहे किसी भी कंडीशन में, आइदर इन हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, डजंट मैटर, है ना, दैट गैस इज सेड टू बी आइडियल गैस ऐसे करते हैं। और जो उसको फॉलो नहीं करेगा दैट रियल गैस, है ना, ऐसा। चलो फिफ्थ नंबर 25th नंबर का है, फॉर एन मोल ऑफ गैस, रियल गैस, द वंडर वाल गैस इक्वेशन। ठीक है, मतलब कि बोला है कि वंडर वाल गैस इक्वेशन को सीधा बोल दिया, मतलब ऐसे देखिए क्या हुआ था कि हम लोग जब बात कर रहे थे गैस का, गैस इक्वेशन का, तो जब हम लोग आइडियल मानते थे तो उसका इक्वेशन था कि पी वी इक्वल टू एन आर टी। और इसमें से हम लोग देखिए पी और वी, जैसे काम हो सकते थे कि जो गैस के मॉलिक्यूल है, सबसे पहला बात इसका तो वॉल्यूम हम लोग नेग्लिजिबल कर दिए थे, बोले थे कि इसका कोई वॉल्यूम है ही नहीं उस कंटेनर के तुलना में, यानी कि जितना बड़ा मेरा कंटेनर है उससे कंपेयर में इसका वॉल्यूम है ही नहीं। ये हम आइडियल का बात कर रहे हैं, आइडियल का, आइडियल। और दूसरा बोले थे कि इस मॉलिक्यूल के बीच में ना देयर इज नो एनी इंटरेक्शन, देयर इज नो एनी इंटरएक्शन, इनके बीच में कुछ तरह का इंटरएक्शन भी नहीं, ऐसा मेरा मानना था। लेकिन एक्चुअल क्या देखा नहीं कि इनका भी वॉल्यूम, है ना, मानते हैं किसी किसी का बहुत कम है, लेकिन सभी का ऐसा कम नहीं है ना, कुछ कुछ गैस ऐसे भी हैं जिनका वॉल्यूम कंसिडरेबल है एज कंपेयर टू कंटेनर, सो दैट्स व्हाई वी कांट इग्नोर देम ऐसे। और यही दूसरा बात रहा कि इंटरेक्शन का बात रहा, तो नहीं ये गैस में हमें कहा सकते कि फ्रीली मूव करते रहते हैं, ऐसा एक्टर कहना था, लेकिन नहीं, गैस के बीच में भी सम सॉर्ट्स ऑफ इंटरेक्शन होता है ना, जिसके कारण से आपका इस इक्वेशन में भी ऐसे है। तो देखिए इंडक्शन होने के कारण से इसका वॉल्यूम में चेंज आया, है ना, और इसका वॉल्यूम के चेंज होने से इसका प्रेशर में भी चेंज आया, बस से वॉल्यूम इक्वल टू प्रेशर। इस कारण से जो आइडियल गैस था उसमें पी और वी इक्वल टू एन आर टी, तो ये क्वेश्चन तो सही था, लेकिन ये वाला क्वेश्चन सही नहीं था, तो इसमें करेक्शन किया गया। हाँ, तो प्रेशर का जो सही होता है वो क्या होता है आपका ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, है ना, मतलब कि इतना अमाउंट ऑफ प्रेशर उसमें और मतलब कि बढ़ने लगा ऐसे करके। एंड आपका जो वॉल्यूम था वो उसमें गिरावट आ गया क्योंकि उसमें इंडक्शन था, इसका आंसर इक्वल टू एन बी होता होगा एन आर टी। तो ये होता है आपका फाइनल इक्वेशन किसी भी आइडियल गैस का ऐसे। ठीक है, चलो 25 के बाद ये 26वां क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस 500 decimeter cube of air at 1 bar pressure to 200 decimeter cube at 30 degrees Celsius. ओके, बोला क्या जा रहा है कि, है ना, कि आप देखिए, है ना, कि आपके पास एक पहले कंटेनर समझिए, इसमें आपका गैस भरा पड़ा है ना, और सब कितना है है तो 500 डेसीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब लीटर, तो 500 लीटर, है ना, और अभी इसका प्रेशर कितना है 1 बार प्रेशर। तो अगर हम इसको, है ना, कंप्रेस करना चाहते हैं, इसको दबाना चाहते हैं, दबाएंगे तो ये, और दबाना मतलब कि फर्स्ट कंडीशन ये है ना, इसको दबाना चाहते हैं, कंप्रेस करना चाहते हैं, सो कंप्रेस करके चाहते हैं कि इसका जो वॉल्यूम है वो अब 500 ना रखे कितना हो जाए 200 हो जाए, है ना, 200 डेसीमीटर क्यूब हो जाए, मतलब कि 200 लीटर हो जाए।
तो आपको पता ही है कि अगर आप इसको कंप्रेस करना चाहते हैं तो ऑटोमेटिक तो कंप्रेस होगा नहीं, एक्सपेंशन होता है गैस का फ्रीली। अगर 1 to 3 प्रेशर से अगर चेंजेस है तो उसका गैस में एक्सपेंशन हो सकता है स्पॉन्टेनियस, है ना। लेकिन अगर आप उसको कंप्रेशन करना चाहते हैं तो यू नीड टू एन कंप्रेस बाय एक्सटर्नल फैक्टर, मतलब क्या, वो कहीं ना कहीं बाहर से आपको प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा ऐसे पे। तो मतलब कि जहाँ इंटरनली मतलब कि यहाँ पे जितना प्रेशर बनेगा आपको उतना ही प्रेशर बाहर से भी होना चाहिए ऐसे पे। तो वही बोल रहा है कि कितना प्रेशर आपको लगेगा, है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि 500 ऐसे पे और का टेम्परेचर का है 30 डिग्री सेल्सियस, मतलब क्या टेम्परेचर क्या आपका कांस्टेंट है, देखिए गैस का अमाउंट भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, चेंज किस में आ रहा है, तो प्रेशर में और वॉल्यूम में। तो प्रेशर क्या होता है, पी इक्वल टू एन आर टी, अगर केस नंबर 1 मानते हैं। अच्छा, प्रेशर अलग है वॉल्यूम अलग है, तो 1 1 लगा दिए, ये तीनों सेम है। और सेकंड केस के लिए क्या होगा, पी टू वी टू इक्वल टू एन आर टी, इसके लिए भी सब चीज सेम होगा ऐसे। अब सिंस, है ना, ये वाला पोर्शन ये एनआरटी बोथ बोथ कंडीशन में सेम है, इसी कारण से आपका फर्स्ट टर्म विल बी आल्सो सिमिलर टू और बोथ, मतलब कि हम क्या बोल सकते हैं कि P1 इक्वल टू क्या होगा P2 V2 ऐसे। तो क्या होगा भाई, इक्वेशन हमें क्या पूछना, फाइनल प्रेशर पूछ रहा है, तो P2 इक्वल टू क्या होगा P1 V1 डिवाइडेड बाय V2। P1 कितना है 1, है ना, कितना बार में है। फिर V1 कितना भैया आपका, तो V1 कितना दिया हुआ है 500 ml, V2 कितना 200 ml, तो कितना 2.5, मतलब कितना बचेगा 2.5 बार। तो बार में है ना प्रेशर शुरू में, अगर बार में प्रेशर है तो बार में, तो 2.5 बार कहाँ है आंसर, बी नंबर। तो ये होगा मतलब 2.5 बार प्रेशर लगेगा इफ यू वांट टू compress a gas having initially 500 liter of volume to, है ना, 200 वॉल्यूम 200 लीटर ऑफ वॉल्यूम। चलिए, तो आगे जाते हैं। v बाई टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट किसके अनुसार से, चार्ल्स के अनुसार से। देखिए तीन था नहीं, लिख देते हैं। देखो एक था आपका बॉयल्स लॉ, क्या था आपका चार्ल्स लॉ, हाँ चार्ल्स। पहले क्या होता है कि प्रेशर इन्वर्स का, और क्या बोला था कि टेम वॉल्यूम भी जाके क्या होगा टेम्परेचर, ऐसे करके बोला था चार्ज। तो अगर हम इसको बोले, है ना, तो क्या होगा v इक्वल टू के बाई टी, तो v बाई टी इक्वल टू क्या होगा के, ऐसे कहते हैं। ये क्या होता है कांस्टेंट, तो v बाई टी इक्वल टू क्या होता है कांस्टेंट। और ये कौन बोला था, तो चार्ल्स के अनुसार से सवाल पूछा कि v बाई टी किसका होगा, चार्ल्स के अनुसार से। आपका ऑप्शन नंबर ए इसका है सही आंसर। ओके, let me solve question number 28. What is the question? Which element will show diagonal relationship with beryllium? अच्छा, diagonal relationship क्या है, अच्छा ये diagonal relationship, चलिए समझिए इसको। देखिए क्या पाया गया है कि जो एटॉमिक, पहले बताते हैं एटॉमिक नंबर, है ना, जिसका 2 से ज्यादा है और 21 से नीचे, मतलब कि 3 से लेके 20 तक, है ना, ये एटॉमिक नंबर का बात कर रहे हैं। वैसे वैसे कोई एटम जिसका एटॉमिक नंबर 3 से लेके कहाँ है 20 तक है, ठीक है। ये सब तुम्हें कहाँ मिलेंगे, तुम्हें मिलेंगे सेकंड पीरियड में और थर्ड पीरियड में। और इनका क्या देखा गया है कि इनका जो प्रॉपर्टी होता है वो मैच करता है। अगर सेकंड पीरियड की बात करें तो कौन कौन आता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसा आएगा। अच्छा उनका सोडियम, मैग्नीशियम, है ना, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, ऐसे कैसे। फिर इसमें क्या पाया गया है कि सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड वाले जो एलिमेंट हैं, इसमें से आपको लिथियम और मैग्नीशियम का प्रॉपर्टी आपको सिमिलर देखने को मिलता है। मैग्नीशियम और बेरिलियम और एल्युमिनियम का प्रॉपर्टी देखने में सेम मिलता है। बोरोन और सिलिकॉन का प्रॉपर्टी देखने में सेम मिलता है। कार्बन और फास्फोरस का प्रॉपर्टी देखने का मिलता है सेम मिलता है। मतलब इन दोनों का, है ना, ऐसे जो पेयरिंग जो बनाए हैं हम ऐसे करके ना, ऐसे करके ये जो पेयरिंग बनाया है ना, ऐसे ऐसे देखिए जो एरो बन रहा है डायगोनल नहीं बन रहा है, ऐसे कोना कोना, तो किसको बोलते हैं डायगोनल, ऐसे क्रॉस में बन रहा है। तो इन दो पेयर के जो एलिमेंट्स हैं इनका प्रॉपर्टी क्या होता है, सेम बनता है। इसी कारण से बोलता है अच्छा ये दोनों है बेरिलियम और क्या है आपस में डायगोनली रिलेशनशिप में है, मतलब कि इन लोग दोनों एक जैसा प्रॉपर्टी करते हैं। इस कारण से बोलते हैं कि इन ऐसे प्रॉपर्टी को शो करना किसी सेकेंड और थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, तो क्या है आपस में डायगोनल रिलेशनशिप रहता है। सवाल वही बोला गया कि जो बेरिलियम है ना, बेरिलियम है वो किसके साथ, उसका मतलब प्रॉपर्टी किसका मैच करता है डायगोनली, तो बेरिलियम किसके साथ है, एल्युमिनियम के साथ। देखिए तो आंसर क्या होगा आपका एल्युमिनियम ऐसा। और अगर आपको बता दे, अगर तुरंत में निकालने का तरीका बताता है, अगर इतना नहीं लिखना चाहता है तो कुछ भी पूछ देगा,
है ना। आप क्या कीजिएगा +9 या तो -9 करके देखिएगा, है ना। याद रहे एटॉमिक नंबर आपका 3 से लेकर 20 तक होना चाहिए, है ना। वैसे +9 या तो -9 करके देखिए। सब आपको पूछता अल्युमिनियम का बताओ कौन है डायगोनल, कितना एटॉमिक नंबर 13। अच्छा इसमें +9 करोगे तो ये तो 20 से चला जाएगा, ज़्यादा तो नहीं होगा। ऐसा -9 करो कितना होगा, तो 4। ऐसे तो 4 किसका एटॉमिक नंबर है, बेरिलियम का, मतलब अल्युमिनियम है सो बेरिलियम के साथ है। तो कार्बन का पता 6 है, इसमें 9 जोड़ दो, 9 से कितना होगा 15, मतलब फास्फोरस के साथ है। लेकिन 9 एटॉमिक नंबर का डिफरेंस होता है किसी भी डायगोनल वाले रिलेशनशिप में। जैसे लिथियम और मैग्नीशियम में देखो 9 का डिफरेंस होगा, बेरिलियम एल्यूमिनियम में भी देखो 9 का डिफरेंस है, है ना। बोरोन सिलिकॉन में देखो इसमें भी 9 का डिफरेंस है, कार्बन फास्फोरस में देखो इसमें भी 9 का डिफरेंस है। ऐसे ठीक है, तो ये था आपका 28 नंबर क्वेश्चन। ऐसे चलिए 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। देखो एम्फोटेरिक ऑक्साइड किसको बोलते हैं, है ना। तो वैसा कोई हाइड्रोक्साइड मतलब है ना, कि वैसा कोई भी मॉलिक्यूल जिसको जो एसिड के साथ रिएक्शन कर सके एज वेल एसिड बेस के साथ भी। तो अगर ऐसा कोई एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करता है तो इस मॉलिक्यूल को हम लोग एम्फोटेरिक बोलते हैं, है ना। और इन चारों में से अगर देखा जाए तो जो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है ना, ऐसा तो ये सब कंप्लीटली आपके बेसिक होते हैं। NaOH ये सब होते हैं आपके बेसिक होते हैं, तो बेसिक होते हैं। लेकिन जो BH2 है वो आपका, है ना, एसिड के साथ रिएक्शन कर सकता है एज वेल एज बेसिक के साथ। इसी कारण से BH2 को हम एज अ एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड के भी नाम से जानते हैं। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोक्साइड इज मैक्सिमम। ओके, कि किसका हाइड्रोक्साइड का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है। देखिए अच्छा बेसिक स्ट्रेंथ तो ये निकालना, बेसिक स्ट्रेंथ निकालने का मतलब क्या होता है कि जिसमें हमें OH माइनस आयन जितना जल्दी मिल जाए, जितना अच्छा मिल जाए, है ना, वो सबसे बढ़िया कहा जाएगा। देखिए ऑप्शन मेरे पास क्या है कि NaOH है, फिर LiOH है, फिर क्या आपका KOH है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये 4 है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। देखिए समझिए इसको। देखो अगर देखा जाए तो सबके सब Na प्लस और OH माइनस देगा, ये क्या देगा आपका Li प्लस एंड OH माइनस, KOH क्या देगा K प्लस एंड OH माइनस, और ये क्या देगा कैल्शियम पर 2 पॉजिटिव एंड 2 OH माइनस। अच्छा कुछ लोग जो होगा, है ना, गधा लोग बोल देगा कि नहीं ये सही है, कैल्शियम 2 OH मिल रहा है, हमें 2 OH मिल रहा है कि 3 OH, थोड़ी ना मतलब है ना। उसका काम नंबर पूछा गया कौन हमें ज्यादा OH देगा, नहीं, हमसे पूछा गया कि बेसिक स्ट्रेंथ है किसका ज्यादा, और है किसका ज्यादा इज नॉट डिफाइंड बाय नंबर्स, है ना, इज डिफाइंड बाय हाउ इज यू कैन डोनेट OH माइनस आयन हाइड्रोक्साइड, है ना। इस तरीके से हम पूछा करते हैं ना कि नंबर से। तो हमें बस ये देखना है कि इन चारों में से सबसे पहले देगा कौन OH। देखिए अच्छा एक बात आप समझ सकते हैं इसको, अगर हम थोड़ा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे देखिए कि अगर किसी को भी अगर OH माइनस आयन देना है तो दे शुड, है ना, डिसोसिएट इनटू आयंस, है ना। इन चारों को आयंस में डिसोसिएट होना पड़ेगा। और अगर किसी का डिसोसिएशन होने के लिए हमें बता देगा, देखिए ये होता है आयनिक कंपाउंड, सबके सब यहाँ आयनिक है। और जो जितना ज्यादा आयनिक होगा, है ना, जितना जिसमें जिसमें एक प्लस और बी माइनस होगा, है ना, वो उतना ही अच्छे तरीके से डिसोसिएट हो सकता है। ठीक है। अब एक नाम था फजान रूस, है ना, फजान का नाम सुनेंगे, है ना। फजान क्या बोला कि देखिए दुनिया में जितने भी आयनिक कंपाउंड है वो भी प्योर आयनिक नहीं है ना, हर एक आयनिक में थोड़ा ना थोड़ा सा कोवेलेंट करैक्टर होगा ही होगा, है ना। अब कितना होगा वो डिपेंड करेगा उस कंपाउंड पे, पार्टिकुलर कंपाउंड पे, लेकिन है ना किसी को आप बोलिएगा कि नहीं पूरा प्योर आयोनिक है, या किसी को बोलिएगा पूरा प्योर कोवेलेंट, ऐसा कभी नहीं होता, है ना, है ना। तो कोई भी आयोनिक पूरा 100% आयोनिक नहीं है और कोई भी कोवेलेंट पूरा 100% कोवेलेंट नहीं है। तो चारों देखने का तो लग रहा है हमें आयोनिक, लेकिन कोई भी 100% आयोनिक नहीं है। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि कौन सबसे ज्यादा आयोनिक है, इसका मतलब वो उतना जल्दी टूटेगा, और वो उतना जल्दी टूटेगा मतलब वो उतना इजी से हमें OH माइनस आयन को दे सकते हैं। देखिए तो अगर फजान, अरे सॉरी, हाँ, तो अगर हम लोग फजान रूल से जाएं ना, फजान रूल एक साइंटिस्ट का नाम है जो बताया था, बोला था देखिए कि सब कान चलता है प्रोजेक्ट, तो हम देखो इसमें अगर ध्यान दो चारों में से तो सब में नेगेटिव साइन एक ही है, अंतर किसका है तो पॉजिटिव का है, किसी में सोडियम है, किसी में पोटेशियम है, किसी में लिथियम है, किसी में कैल्शियम है। देखिए इसके अनुसार क्या बताता है फजान रूल कि देखिए अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो उसमें कोवैलेंट करैक्टर ज्यादा होगा,
वायलेंट है ना कैरेक्टर आपका होगा ज्यादा होगा, कि जिसमें जितना ज्यादा पॉजिटिव है मतलब वो उतना कम आयनिक होगा। कोवेलेंट जाता है मतलब आयनिक कम। तो इन चारों में से देखा जाए तो सोडियम पर एक पॉजिटिव है, लिथियम पर एक पॉजिटिव है, सोडियम पोटेशियम पर भी पॉजिटिव है, कैल्शियम पर दो पॉजिटिव है। मतलब कि ये तो कभी जिंदगी में हो ही नहीं सकता, ये कभी भी इन तीनों की तुलना में आयनिक नहीं हो सकता। ये क्या बनेगा, कोवेलेंट बनेगा ऐसे, क्योंकि चार्ज ज्यादा होने के कारण से वो ज्यादा पोलराइज कर देता है, इस कारण से इसमें कोवेलेंट फैक्टर ज्यादा आएगा ना कि आयनिक। इस कारण से ये कभी टूटना पसंद नहीं करेगा, और अगर ये टूटना पसंद नहीं करेगा तो ये ओज ले नहीं सकता, तो कभी भी हमारा ये अच्छा बेस माना नहीं जाएगा। अब रहा NaOH, Li और KOH। अच्छा इन तीनों में देखा था तो चार्ज तो तीनों में सेम है ना। जब तीनों में चार्ज सेम है तो क्या, तभी बोला कि देखिए अगर चार्ज जब सेम हो जाए ना, अगर किसी में चार्ज सेम हो जाए तो फिर कैसे पता करेंगे, तो देखिए साइज पे है ना। और जिसका साइज अगर छोटा है मतलब समझ जाइए उसमें आपका कोवेलेंट उतना ही ज्यादा ज्यादा पाया जाएगा है ना। छोटा साइज होने के कारण से ज्यादा पोलराइज कर पाता है, ज्यादा खींच पाता है अपनी तरफ, तो उसको बनाता है कोवेलेंट कैरेक्टर का है ना। तो मतलब कि जो जितना छोटा होगा वो ज्यादा कोवेलेंट होगा है ना, जितना कम जितना जितना ज्यादा कोवेलेंट उतना ही आयनिक का होगा कम। मतलब साइज छोटा है तो इसका समझिए आयनिक कैरेक्टर का होगा कम होगा। तो सोडियम लिथियम और पोटेशियम में से सबसे छोटा सा चीज क्या है, लिथियम का। तो लिथियम का सबसे छोटा मतलब ये आयनिक भी कम होगा। सोडियम और लिथियम में कौन सा सबसे छोटा है, सोडियम का, इसमें ये भी आयनिक क्या होगा कम होगा। तो सबसे बड़ा साइज का सोडियम का आंसर यही होगा, सबसे ज्यादा आयनिक KOH। और KOH से ज्यादा आयनिक होने के कारण से मतलब जल्दी डिसोसिएट करेगा, और अगर ये जल्दी डिसोसिएट करता है दैट मींस इट कैन प्रोवाइड अ लार्ज नंबर ऑफ OH आयन व्हिच अल्टीमेटली इंक्रीजेस द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ दैट पार्टिकुलर सब्सटेंस। ओके, सो हमारा जो बेसिक स्ट्रेंथ होगा है ना, वो सबसे जो मोर बेसिक स्ट्रेंथ होगा या मैक्सिमम जो होगा दैट विल बी अवर KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, ये था आपका 30 नंबर क्वेश्चन। चलिए 31st नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, कि ऑटो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ S ब्लॉक एलिमेंट। कि जो S ब्लॉक वाले एलिमेंट है उसका क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। S ब्लॉक किसको होता है, जो S1 हो या S2। तो अगर वो NS1 मतलब S1 में हुए तब भी S ब्लॉक बनेंगे, या S2 रहेगा तभी क्या बनेंगे S2। तो आपको बोला है S ब्लॉक मतलब ये क्या है, या एस ब्लॉक पूछा है तो ये 1 वाला भी होगा, 2 वाला होगा, और क्या N2 मतलब सबसे एप्रोप्रिएट आंसर C है। कि या तो S पे 1 रहे या तो क्या लगे 2, मैंने 1 से लेकर 2 तक कुछ भी रहेगा तो क्या लगा आपका S ब्लॉक एलिमेंट, तो C नंबर होगा इसका आंसर। 32 व्हाट इज द ऑक्यूपेशन ऑफ कंपाउंड S। ठीक है, ये तो आसान क्वेश्चन, कुछ जाने नहीं इसमें। CH3 CH2 ना, CH2 CH फिर Cl एंड CH2। अच्छा इसको सबसे पहले सॉल्व करने से पहले है ना क्या कीजिए, इसको आप पहले लिखिए सही फॉर्म कर गया आपका। CH3 मैंने कि इसको इस तरीके से लिखा जाए बॉन्ड वाले फॉर्म में तो लिख पाएंगे। जब ब्रैकेट को नहीं लिखते हैं ना CH एंड CHO, और ये ब्रैकेट जो होगा वो कहीं ना कहीं बन जाता है अपने एडजेसेंट पे, तो आपको दिख रहा है CH में यहाँ का Cl। इस कंपाउंड को देखा जाए दो फंक्शनल ग्रुप है, एक अल्डिहाइड भी है क्लोराइड भी है। तो क्लोराइड तो हमेशा प्रीफिक्स काम करता है, तो हमारा सफिक्स कौन होगा अल्डिहाइड, और अल्डिहाइड अगर एक बार आ गया तो दैट aldehyde carbon should be also concluded in a main chain. That's why we choose the main chain in such a way that contain that aldehyde carbon and numbering will be from aldehyde, है ना। ये हमेशा 1 पे होगा, हम लोग कहीं से नहीं कर सकते, कभी सबसे ज्यादा से नहीं है तो 1 2 3 4 एंड क्या होगा 5। ब्रांच जैसा वर्क करेगा मेरा, तो नेम विल बी व्हाट 2 क्लोरो 5 का मतलब तो क्या लिखा इसको पेंट, सब सब सिंगल बॉन्ड है तो एन, और अल्डिहाइड का आंसर क्या होगा एल। 2 क्लोरोपेंटेनॉल कहा जाएगा इसका नाम है ना। एंड वेयर इज आवर ऑप्शन, या बी नंबर क्वेश्चन आंसर जो है आपका 2 क्लोरोपेंटेनॉल इज आवर राइट आंसर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल है क्या, अरे ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोफाइल है तो नेगेटिव वाले तो जिंदगी में नहीं हो सकते है ना। ये तो नेगेटिव वाले सबके सब क्या होते हैं न्यूक्लियोफाइल, जिसको चाहते हैं। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन को चाहना, तो नेगेटिव कैसे आएगा। अब अमोनिया का बात करने समझ आता है लोन पेयर, भैया इसके पास खुद में इलेक्ट्रॉन है तो क्यों चाहेगा, ये भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। और जो BF3 होगा वो क्या आपका है, दोनों ही तो उसको दिखा ही रहता है AlCl3 ना, BCl3 BF3 है ना, BS3, यही सब तो कंपाउंड आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इस सब के सब क्या है आपके एक तरह के इलेक्ट्रोफाइल। 34 नंबर क्वेश्चन,
व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन मीथेन मॉलिक्यूल। मीथेन मॉलिक्यूल में कार्बन का क्या है। सबसे पहले मीथेन देखते हैं, CH4 होता है तो C 1 2 3 4, ये आपका मीथेन। हमें बोला जा रहा है इसमें कार्बन का क्या है हाइब्रिडाइजेशन। सो क्वेश्चन निकालने का गिनते हैं सिग्मा बॉन्ड, क्विक अगर बताए तो कितना सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड है। कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं होता है, तो 4 अगर बॉन्ड बनाना है तो यू हैव टू मिक्स 1s एंड 3p, है ना। जब इतना आप मिक्स कीजिएगा देन आफ्टर, है ना, आपका 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और ऐसे मिक्सर क्या बोलेंगे हम लोग, sp3 ना, टेट्राहेड्रली। तो sp3 जो होगा आपका होगा वो क्या होगा आपका, करेक्ट आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपका, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जर्ट प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट मतलब कि कौन है जो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू से इलेक्ट्रॉन देगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। देखिए दो ही चीज तो होते हैं, है ना। अगर आपको कोई हाइड्रोजन लग गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब जो होते हैं, है ना, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। इलेक्ट्रॉन खींचने के कारण से इसका मतलब इसमें भी आई लगता है, इसमें भी आई लगता है, इसमें भी आई लगता है, लेकिन लोग खींच रहे हैं इसका माइनस आई बोलते हैं। और जिस एटम से दिया जाए या तो जिसके जो इलेक्ट्रॉन देता है सिग्मा बॉन्ड के थ्रू से, क्या होते हैं लोग, प्लस आई। तो हमेशा उसमें सबसे सबसे ज्यादा है वो बना हुआ कार्बन, है ना। तो कार्बन कहीं भी रहता है वो क्या रहता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है, मतलब हम लोग सिग्मा बॉन्ड के थ्रू से इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं। तो इसमें से देखा Cl माइनस है, NH2 है, NO2 है, ये सब के सब क्या है, माइनस आई इफेक्ट वाले हैं, है ना। CH3 है वही जो है कि आपको सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन दे सकता है। इसका आंसर आपका ए नंबर ऑप्शन है, लेकिन क्या प्लस आई इफेक्ट शो कर सकता है या दे सकता है। तो ये था आपका कंप्लीट, है ना, सॉल्यूशन ऑफ मॉडल शीट नंबर 2 विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, है ना। आई होप, है ना, आपको कहीं दिक्कत होना नहीं चाहिए, है ना। अगर आपको दिक्कत होता है तो रिपीट कीजिए, और फिर अगर फिर भी अगर आपको किसी तरह का प्रॉब्लम आता है या इशू आता है तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं रिप्लाई दे दूंगा। या तो हम क्लास में आएंगे, है ना, कल तो मिलेंगे हम लोग, है ना। तो आप कल तक सारे वीडियो को कंप्लीट करके रखें, है ना। एंड अगर किसी तरह का आपको दिक्कत होता है तो लेट मी नो, है ना, आई विल डेफिनेटली क्लियर दैट। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू।